हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का सीज़न 6। तो गाइस, इस सीज़न की शुरुआत होती है और एपिसोड फर्स्ट के स्टार्ट में हमें यही दिखाया जाता है कि यहाँ पर किन्यू और उसके दोनों ही ब्रदर जो थे वो गोल्ड रियल्म की तरफ जाने वाले थे और यहाँ पर जाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो फेई कह रहा होता है कि ब्रदर, लग रहा है कि अब वहाँ पर जाके हम लोग काफ़ी ज़्यादा सफल होने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर वो डिवाइन वर्ल्ड कैसा होगा? तभी यहाँ पर श्याओ है कहने लग जा रहा होता है कि वेल, अब तो ये सब कुछ हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तभी किन्यू यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ उस ट्रिब्यूलेशन की तरफ ही आगे जा रहा होता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एकदम टोर्नेडो टाइप की स्पीड बनी हुई थी इस जगह पर और ये तीनों ही भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इवन यहाँ पर हुआ फई कह रहा होता है कि ब्रदर, जल्दी से ज़रा यहाँ पर आओ, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन यहाँ हाथ पकड़ने का तो मौका था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किन्यू से पहले ही वो उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तो फिर किन्यू भी तुरंत ही जंप लगाता है और उसके बाद वो भी वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका था। जबकि हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो वास्ट वर्ल्ड है, एक डिवाइन वर्ल्ड जो कि यहाँ पर क्लाउड से ढका हुआ है, ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि 120 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर गोल्ड रियल्म एग्जिस्ट किया करता था और इस गोल्ड रियल्म के साथ ही यहाँ पर कुछ और पावरफुल एंटिटीज़ भी मौजूद थी, जैसे कि काउंटलेस फोर्स जो थी वो इस जगह पर आकर इमर्ज किया करती थी, जिसकी वजह से ही यहाँ पर अगर कोई चीज़ फेल अपार्ट भी हो जाती तो फिर उसके बावजूद भी यहाँ पर लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ चलता ही रहता। और साथ ही यहाँ पर एक ऐसी 8 सुपर फोर्सेस थी जो कि यहाँ पर इस पावर ऑफ ओरिजिन को मास्टर करने में कामयाब रही थी, लेकिन अभी के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अब वापस से एक बार फिर से वही 8 मेजर फोर्सेस जो थी वो यहाँ पर कन्फाइंड करने वाली थी और साथ ही एक गेम ऑफ इंटरनिटी को वो प्ले करने वाली थी, जिसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि यहाँ पर इनके पास इस तरीके की पावर है कि किसी भी पावर को डिवॉर भी कर सकती हैं। जिसके साथ ही गाइस अब हमें देखने के लिए मिलता है फाइनली गोल्ड रियल में। यहाँ पर हमें एक पौंड देखने के लिए मिलता है, साथ ही कुछ लोग भी इस जगह पर खड़े हुए थे। तभी यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर इतने वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी एक भी बंदा यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाया है। कैप्टन, क्या आप ऐसे ही प्रमोट करने वाले हो आगे? तभी यहाँ पर वो लड़की खड़ी हुई थी तो फिर कहने लग जाती है उसको, वेल, हमें तो यहाँ पर एक बार फिर से एक और असेंडर्स का वेट करना है, जैसे कि एक बैच हमारे पास आ जाएगा फिर हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना श्याओ हेई जो था वो उस जगह पर आकर खड़ा हो जाता है कि स्टोन के ऊपर, जबकि साथ साथ हमें हुओ फेई भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर लड़की कह रही थी कि अरे वो देखिए, शायद 4 लोग वहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन तभी इनकी कैप्टन कह रही थी कि नहीं, 5 हैं। उसके बाद हम अपने किन्यू को देखते हैं जो कि इस जगह पर आ रहा होता है और वो इस जगह की डोमिनेटिंग फोर्स को भी देख रहा होता है। तभी जो स्टोन होता है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और किन्यू उसी के पास आकर खड़ा हो चुका था। अब यहाँ पर ये टोटल 5 लोग होते हैं जो कि इस गोल्डन पावर को अपनी बॉडी के साथ में अभी देख रहे थे कंबाइन होता हुआ, क्योंकि ये जो गोल्डन पावर होती है वो कोई कोई ही सहन कर पा रहा है। नेक्स्ट टेस्ट में एंटर करने के लिए इन्हें इसको तो पूरा करना ही होगा, लेकिन किन्यू के अलावा कोई भी यहाँ इसको सहन नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़का और आया हुआ था अपनी वाइफ के साथ, वो तो थोड़ी इंजर्ड भी हो चुकी होती है इस पूरे के पूरे चीज़ के दौरान, जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी उसका साथी खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि ये लड़का तो अभी तक एब्जॉर्व ही कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि अपना हुआ फे भी यही कह रहा होता है कि ब्रदर को क्या हो चुका है, वो अभी तक क्यों नहीं आए। तभी उनकी कैप्टन कह रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रांग बॉडी होती है उतना ही ज़्यादा सोल लेवल भी हायर होता है, तो शायद इसी वजह से ये लड़का भी और अपनी बॉडी के अंदर इसको कंटेन करने वाला है। वो पॉन्ड के अंदर से और ज़्यादा एनर्जी को हासिल करता जाता है और काफ़ी एनर्जी हासिल करने के बाद किन्यू की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है, जो कि इतनी ज़्यादा कुछ खास भी नहीं थी, बट उसके सिर्फ क्लोथ वगैरह जो होते हैं वही यहाँ पर चेंज हुए थे। तभी किन्यू कह रहा होता है कि यहाँ पर ये जो पावर ऑफ रिफाइनमेंट है इसको यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ में कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल तो है ही, लेकिन साथ ही अगर वो इसे अच्छे तरीके से कर लें तो फिर यहाँ पर बॉडी जो है उसके लिए काफ़ी ईजियर हो जाता है इस पावर ऑफ गॉड को अपने अंदर एब्जॉर्व करना। जिसके बाद किन्यू वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और कह रहा था कि लग रहा है कि शायद मैंने ऑलमोस्ट अपनी लिमिट को रीच कर लिया है और
फिर वहीं पर देखते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे लोग खड़े हुए थे और ये कह रहे होते हैं कि ये जो चारों लोग थे इन्होंने 3 घंटे में ही पूरे तरीके से इस पावर को एब्जॉर्व कर लिया था, जबकि ये लड़का अभी तक नहीं कर पा रहा। आखिर ये कर क्या रहा है। तभी यहाँ पर हुआ फेई जो था वो थोड़ा परेशान हो जाता है और कह रहा था कि बिग ब्रदर आखिर आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो? और वो काफ़ी तेज़ी से आगे जा भी रहा होता है, लेकिन कैप्टन जो थी वो यहाँ पर उसको पकड़ के अपनी फोर्स के थ्रू ही यहाँ पर वापस ले आती है, जबकि वो कह रही होती है कि ये उसकी एक ब्लेसिंग है कि वो यहाँ पर पावर ऑफ गॉड को इतनी देर से एब्जॉर्व कर पा रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ हुआ फेई को थोड़ी बहुत शांति तो मिलती ही और यहाँ पर कह रही होती है कि लड़का वाकई में थोड़ा स्ट्रांग तो है ही। साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हुआ फेई अब इस लड़की की थोड़ी बुराई भी करने लगा था, बट जैसे ही किन्यू को देखता है तो कहता है कि हे ब्रदर तुम आ ही गए, और साथ ही किन्यू भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ही कैप्टन कह रही होती है कि असेंड हो चुका है अपनी सारे ही लोगों में से एक हायर पोजीशन पर, और कह रही होती है कि यहाँ पर अपर गोल्ड जो होते हैं वो यहाँ पर इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाते डिवाइन वर्ल्ड में, लेकिन इसने कर लिया। जिसके बाद यहाँ पर हुआ फेई आके देख रहा होता है अपने किन्यू को ही और कह रहा होता है कि वाकई में ये जो डिवाइन पावर आपने अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पेनिट्रेट की है, काफ़ी अच्छे से नहीं काम किया। तभी यहाँ पर उस कैप्टन की साथ ही कहने लग जाती है कि सिस्टर आपको नहीं लगता कि ये कुछ अजीब है। तभी यहाँ पर वो कैप्टन भी कह रही होती है कि हाँ सच में हिस्ट्री के अंदर अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो कि यहाँ पर इस पूल के अंदर 3 आवर्स से ज़्यादा रुक सके, जबकि यहाँ पर अपना किन्यू इसके अंदर रुक चुका था। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बंदा था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा था कि मेरा नाम इशिदा है, साथ ही मेरी वाइफ सॉन्ग हुई है। तो ये लोग आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। किन्यू कहता है कि मेरा नाम किन्यू है और ये दोनों ही मेरे ब्रदर्स हैं। लेकिन तभी वो कैप्टन कह रही थी कि यहाँ पर फालतू की नॉनसेंस बातें करने का टाइम नहीं है। अब तुम यहाँ पर इस जगह पर असेंड हो चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर डिवाइन स्टोन माइन के अंदर ज़रूर से ही जाना होगा, और उसके बाद तुम्हें माइनिंग करनी होगी हमारे होली एम्परर के लिए, और वो भी ये फ्री रहेगी पूरे 1000 ईयर के लिए। ये सुनकर तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि लेडी क्या कह रही है। तभी वो कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर रेसिस्ट करोगे और यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें यहाँ पर एंटायर गोल्ड रियल्म के अंदर ऐसे ऐसे बीस्ट वगैरह मिलेंगे कि तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तभी किन्यू कह रहा होता है कि हाँ हमें डिवाइन वर्ल्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ही। तभी कैप्टन कह रही होती है कि चलो तो फिर तुम्हें डिवाइन माइल की तरफ ही लेके चलती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जबकि हमें दूसरी तरफ ये पता चलता है कि जैसे ये लोग इस जगह पर आ चुके थे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो माहौल अलग इन्हें नज़र आ रहा होता है। तभी ये लेडी कह रही होती है कि ये जो जगह है वो यहाँ पर एक काफ़ी अलग तरीके की जगह है। वो बता रही होती है कि डिवाइन रियल्म जो है वो बाकी सारी जगह से अलग है। वेदर यहाँ पर टेलीपोर्टेशन और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस लेवल की बात तो वो रिलाई करता है यहाँ पर एक पर्सन की एबिलिटी पे, और रियल्म इंक्रीज करेगा तुम्हारी ओवरऑल पावर से। और कह रही होती है कि असल में जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस होती है एक रेंज वाले बंदे की, यानी कि जो एक नॉर्मल इंटीमीडिएट गॉड होता है उसकी 10 मीटर्स तक की कॉन्शियसनेस यानी कि उसकी रेंज हो सकती है, जबकि उससे जो अपर लेवल का गॉड होता है उसकी 100 मीटर्स की हो सकती है। गॉड रियल्म के जो ऑर्डिनरी मास्टर्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 रियल्म्स के अंदर, गॉड्स एंड गॉड रियल्म। जिसके बाद वो इसके बारे में बताने लग जाती है कि जैसे रियल्म यहाँ पर डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स के अंदर, जैसे कि अपर मिडिल एंड लोअर। उसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर जो गॉड होते हैं वो यहाँ पर गॉड किंग के अबव भी हो सकते हैं, और इसके बाद बता रही थी कि गॉड किंग के अबव भी यहाँ पर लेजेंडरी तियानजुन होता है। और उसके बाद कहती है कि असल में ऐसा है कि यहाँ पर तुम में से कोई भी इसको हासिल नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ये जो लड़की शॉन्ग हुई थी वो ये कहने लग जाती है कि हम तो यहाँ पर लो लेवल के ही घोड़े हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। तभी यहाँ पर वो कैप्टन कह रही होती है कि हाँ कह सकते हो, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अगर तुम अभी से भी शुरुआत करो तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये सुनकर तो अपना हुई फई कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, ज़रा मुझे इसके बारे में तो बताओ। तभी वो कहने लग जाती है कि असल में यहाँ पर सोल रियल्म के अंदर जो लोअर लेवल का भी जो गॉड होता है यहाँ पर उसको भी जिन डाल लेवल को रीच करना पड़ता है, और तुम में से सिर्फ एक ही पर्सन है। जिसके बाद वो किन्यू की तरफ को इशारा करती है। फिर वो ये भी कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर एटलीस्ट डिवाइन स्टोन को इकट्ठा करना होगा, और डिवाइन स्टोन इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ पर तुम्हें 10 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर लगने वाले हैं इसके लेवल को रीच करने के लिए। ये तो वाकई में एक टफ काम इस लेडी ने बता दिया था। तभी यहाँ पर कुछ लोग फ्लाई करते हुए जा रहे थे तो ये लेडी बताने लग जाती है कि असल में वो लोड और असल में ये शेंगलिंग स्टोन माइन के चार्ज में है, और कह रही होती है कि अगर मिलियन ऑफ गॉड में से एक ऐसा बंदा होता है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर पाता है, अगर तुम्हें ये मुकाम हासिल करना है तो फिर तुम भी यहाँ पर इनके साथ फ्लाई कर सकते हो। तभी यहाँ पर अपना हुआ फेई पूछने लग जाता है कि तुमने क्या बताया था कि कल्टीवेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट लगेगी।
तभी वो कहने लग जाती है कि असल में बात ऐसी है कि यहाँ पर ये जो स्पिरिट गॉड की डिवाइन कल्टीवेशन वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम इसे डायरेक्ट एब्जॉर्व नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपनी डिवाइन कल्टीवेशन को बढ़ाना है तो फिर इसके लिए तो तुम्हें यहाँ पर उन स्टोन्स का यूज़ ही करना होगा, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर और फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सिटी के अंदर एंटर करने का मौका भी मिल जाएगा। ये सुनने के बाद हुआ फेई कह रहा होता है कि डिवाइन एनर्जी भी कल्टीवेट की जा सकती है, जिसके बाद हुई फेई को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही सच थी इस लेडी के कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर सकते हो इस करंट एनर्जी के साथ में। तभी वो कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब तो मुझे यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा इन गोल्ड स्टोन्स को अर्न करने के लिए, और कह रहा होता है कि शायद ये एक ही तरीका है इस सिटी के अंदर एंटर करने का। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग उस माइन की तरफ ही चले जाते हैं। जैसे जैसे ये लोग माइन की तरफ आते हैं तब तो इन्हें अपने सामने का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि माइन में यहाँ पर ढेर सारे लोग थे जो कि वर्क कर रहे होते हैं और उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी होती है। डिवाइन स्टोन्स को अर्न करने के लिए यहाँ पर वो लगातार काम पे काम करे जा रहे थे। इवन यहाँ पर एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तभी वो लेडी बता रही होती है कि गोल्ड रियल्म के अंदर जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और साथ ही स्ट्रेंथ नहीं हो तब तक तुम यहाँ पर इन बाकी सारे लोगों की तरह अपनी पूरी की पूरी जान लगा सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही अपना हुआ फे ये सब कुछ देख रहा होता है तो उसकी तो यहाँ पर हालत ख़राब हो जाती, इवन वो कैप्टन से ही टकरा जाता है। तभी वो कह रही होती है कि लिटिल मंकी, तुम्हें कम से कम अपना थोड़ा ढंग से ध्यान रख लेना चाहिए। आखिर तुम क्या कर रहे हो उस डिवाइन वर्ल्ड में आने के बाद? तुम तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो। जिसके साथ ही वो यहाँ उसके शोल्डर पर हाथ भी रखती है तो वो थोड़ा शर्माने लगा था, और फिर वो कह रही होती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर हो सकता है कि तुम किसी बड़े पर्सन से टकरा जाओ और फिर वो तुम्हें ख़त्म कर दे। फिर उसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों को रिपोर्ट मत करना। जिसके बाद यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एक काफ़ी बड़ी सी फॉर्मेशन टाइप ऑफ फीस जो कि यहाँ पर मौजूद थी। और तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है इस लेडी के पास और कह रहा होता है कि क्या आप मुझे थोड़े स्टोन्स दे सकती हो, क्योंकि यहाँ पर इस साल तो मुझे कुछ भी नहीं मिला और साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मुझे स्टोन्स दे दीजिए, मुझे स्टोन्स नहीं मिल रहे हैं। तभी यहाँ पर अभी तीनों के तीनों भी आकर खड़े हो चुके थे ये देखने के लिए, और वो कह रही होती है कि देखो न्यू एसेंडर्स आ चुके हैं, और उन्हें तुरंत ही माइनिंग के टूल निकाल कर दे देती है और कह रही थी कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से काम करना होगा, लोकेशन ढूंढ के स्टोन ढूंढ लो, और जब तक यहाँ अपने 1000 ईयर की टाइम लिमिट को रीच नहीं कर लेते हो तब तक तो यहाँ पर तुमको काम करना ही होगा। और ये कहकर कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर साथ ही हर साल पे करने होंगे 3600 लोग रेड के स्पिरिट स्टोन, और कह रही होती है कि इस साल के लिए इनफ है, खैर अब तुम जा सकते हो, अपने काम पे लग सकते हो। और ये कहकर यहाँ पर सभी लोग जो थे वो यहाँ पर उसकी बात को मान लेते हैं। तभी यहाँ पर ये बंदा इशिजा जो था वो कहने लग जाता है कि पहले तो हम यहाँ पर अपने रेजिडेंस की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर और अब मेरी वाइफ दोनों ही इन तीनों ही ब्रदर्स को इनवाइट करना चाहेंगे। तभी किन्यू भी कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन तभी कैप्टन कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें सच में लगता है कि गोल्ड रियल्म के अंदर तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनकर वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, और कह रहा होता है कि ठीक है ब्रदर किन्यू। और अब ये लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं माइनिंग करने के लिए, और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ये तीनों ब्रदर्स दूसरी जगह पर आ जाते हैं तब यहाँ पर अपना हुआ फेई कह रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये काफ़ी मीनिंगलेस मुझे नज़र आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये सुनकर यहाँ पर श्याओहे कह रहा होता है कि देखो ब्रदर, बात ऐसी है कि डिवाइन वर्ल्ड जो है ये उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो तुम इसके बारे में सोच रहे हो। तभी यहाँ पर ये लोग अपने माइनिंग टूल को देखने लग जाते हैं। तो किन्यू कह रहा होता है कि जो आर्टिफैक्ट यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का आर्टिफैक्ट है, और अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे तो डर है कि हमें पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा यहाँ पर ये माइनिंग करने में। और कह रहा होता है कि हमें पहले इस जगह के बारे में थोड़ा और जानना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले अंकल फू के पास जाना होगा। और तुरंत ही वहाँ से वो लोग गायब हो जाते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अंकल फू के पास में आ गए थे जो कि यहाँ पर इनको टी सर्व कर रहा होता है, और कह रहा होता है कि डिवाइन स्पिरिट जो है डिवाइन सिटी के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एंड हारमोनियस यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। सर्वाइवल के लिए स्पिरिट स्टोन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तुम यहाँ पर उनको एक्सचेंज करोगे तब तो शायद तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम लोग एक अच्छी सिटी के अंदर रह सको। ऑर्डिनरी गोड जो हैं वो तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब ऑर्डिनरी गोड कौन है? ये तीनों भाई ही हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे थे। तभी वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी और सिटी के अंदर रहना
तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि टफ तुम्हारे लिए होने वाला है। और साथ ही लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हो, और साथ ही कुछ ऐसे भी रूथलेस लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि दूसरों का ट्रीजर चुराते हैं और फिर उन लोगों को ख़त्म भी कर देते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो फिर टोटली तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर सर्वाइव करना होगा। वीक गोड्स की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं। एक पर्सन जो कि ट्रूली स्ट्रांग है वही यहाँ पर रह सकता है और फिर सिटी के अंदर वो एंटर भी कर सकता है। जिसके साथ ही वो यहाँ के एक पावरफुल पर्सन के बारे में बता रहे थे कि जब यहाँ पर ओल्ड मास्टर मौजूद थे उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ट्रेवल किया था और ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स को उन्होंने रिफाइन किया था अपने लाइफ टाइम के अंदर। इवन यहाँ पर उन्होंने होंगमेंग स्पिरिचुअल ट्रीजर को भी यहाँ पर हासिल किया था। तभी यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर सीनियर चे हुए युआन के इस लेवल को रीच कर पाऊँ तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं यहाँ पर अपनी लवर से मिल पाऊँगा। और इसके बारे में ही सोच रहा होता है और कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर कह रहा होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तभी यहाँ पर उसके दोनों ही भाई भी मोटिवेट हो जाते और कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल हमें भी तो माइनिंग करनी है, लेकिन क्या सच में माइनिंग हमारे जैसों का काम है? बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि अंकल फू प्लीज़ आप हमारे लिए कुछ तो प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ जल्दी ही स्टोन्स को कलेक्ट करना है। तभी यहाँ पर अंकल फू कह रहे थे कि ठीक है मास्टर। और ये कहने के बाद यहाँ पर अब किन्यू कह रहा होता है कि ब्रदर क्या तुम्हें कुछ पावरफुल वेपन चाहिए? तभी यहाँ पर अब वो खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो 3 पावरफुल वेपन को लेकर आता है। ये देखने के बाद तो अब यहाँ पर मिस्टर फू कह रहे थे कि ये वो वेपन है जो कि मास्टर ने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। तो किन्यू कह रहा होता है कि मिस्टर फू ये जो दोनों हैं ये मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रदर्स हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो सीनियर ने मेरे लिए ट्रीज़र छोड़े हैं मैं इनका अच्छा यूज़ करूँगा। और कह रहा होता है कि हमें तीनों को इसको एक एक ले लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शाओहे कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं ब्रदर, हम इतने ज़्यादा प्रीशियस ट्रीज़र नहीं ले सकते। तो मंकी भी कहता है कि हम नहीं ले सकते। तभी किन्यू कह रहा होता है कि जो ट्रीज़र है यकीनन ये प्रीशियस है, लेकिन हम तीनों भाइयों की दोस्ती से ज़्यादा प्रीशियस नहीं है और ना ही हमारे रिलेशनशिप से ज़्यादा प्रीशियस। ये कहकर वो यहाँ पर तुरंत ही फे युआन शेंगजो नाम का एक इनक्रेडिबली फास्ट वेपन दे रहा होता है अपने हुआ फेई को, और कह रहा होता है कि जो है ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है स्ट्रेंथ के मुकाबले में। जबकि यहाँ पर ब्लड शोड ग्लव्स जो थे वो यहाँ पर वो देता है अपने ब्रदर शाओ हेइको, और कह रहा होता है कि इससे यहाँ पर स्पेशल मैजिक पावर तुम्हें मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे तुम दोनों के लिए ही। और उसके बाद यहाँ पर वो एक डिवाइन टावर को अपने लिए रख लेता है ताकि बाद में इसका यूज़ कर सके। अब इसे लेने के बाद यहाँ पर अपना शाओही कह रहा होता है कि ब्रदर क्या सच में हम इसे ले सकते हैं? अब किन्यू तो वहाँ से उनको देकर चला ही जाता है, जबकि यहाँ पर ये दोनों ही कह रहे होते हैं कि हमें अपने ब्रदर का सर एकदम ही ऊँचा उठाना होगा क्योंकि हमारे ब्रदर ने हमारे लिए इतना किया है। अब दूसरी तरफ किन्यू आ चुका होता है अपनी प्रैक्टिस के लिए और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन के बारे में जान रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो एक एरे को यहाँ प्रैक्टिस करने वाला था। तो यहाँ पर उस एरे की पावर के बारे में जान रहा होता है कि जो सेंड एरे है उसकी पावर है सुपरस्टिशन, इल्यूजन और साथ ही एनर्जी एरेज को एम्पलीट्यूड करने की। इसके अलावा भी यहाँ पर जो डिफेंसिव फॉर्मेशन है वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्मेशन रहेगी। इवन यहाँ पर एक 900 फॉर्मेशन है काउंटी के अंदर, और ये इकलौती ऐसी फॉर्मेशन है जो कि इक्वल है थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मेशंस के। तो अब यहाँ पर किन्यू इसको ही प्रैक्टिस करने लग जाता है क्योंकि ये फॉर्मेशन एक काफ़ी तगड़ी सी फॉर्मेशन थी उसके लिए। जिसके बाद वो अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ कर रहा होता है और इसी एरे का यूज़ कर करके वो यहाँ पर उन स्टोन्स को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। फॉर्मेशन की खासियत ये थी कि ये यहाँ पर लेयर बाय लेयर काम करती थी, जिससे कि यहाँ पर किन्यू को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। और शायद इसी वजह से उसका फेट उसके साथ था इस ब्रेक थ्रू के अंदर, और वो लगातार किलिंग एरे का यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने सामने आने वाले सारे स्टोन्स को ख़त्म करता जा रहा होता है और उसके अंदर से मौजूद उस स्पिरिट स्टोन को हासिल करता है। हालांकि ये जो सैंड फॉर्मेशन थी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि एक बार तो वो इसके अंदर खुद ही फंस कर रह जाता, और इसके अंदर कुछ तो हिडन सीक्रेट था जो कि उसे अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था। तो वो इस फॉर्मेशन को फिलहाल के लिए रोकता और कह रहा था कि पता नहीं इस फॉर्मेशन के अंदर ऐसा क्या सीक्रेट है, लग रहा है कि अगली बार अगर मैं इसके अंदर गया तो शायद मैं इसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाऊं। जिसके बाद किन्यू हेवन एंड अर्थ के इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो लगातार यहाँ पर इस डेड गेट को प्रैक्टिस करता जाता है। अपने सामने आने वाले हर एक स्टोन को वो तोड़ता जाता है और उसके अंदर से उन स्प्लिट स्टोन को हासिल करता जा रहा था। साथ ही यहाँ पर इवन इसके इल्यूजन इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि यहाँ पर इस बार तो उसे अपने सामने जांगली दिखने लग जाती है। उसे देखकर तो वो थोड़ा परेशान हो चुका था और कह रहा होता है कि यही इसकी सबसे ज़्यादा बुरी बात
बात है कि ये सामने उस पर्सन को लेकर आता है कि जिसको देखकर इंसान कुछ कर ही ना पाए। ये किलिंग एरे वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन साथ ही वो यहाँ पर खुद को काबू करता है और अपने सारे ही इमोशंस को कंट्रोल में लाते हुए वो इस बार अपनी सोड के अंदर ढेर सारी थंडर को गैदर करता है और फिर उसके बाद यहाँ हमला कर देता है। अब फाइनली जाकर यहाँ पर अपना किन्यू जो था वो यहाँ पर 900 सोड ऑफ फॉर्मेशन को सीख चुका होता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा होता है कि लास्ट ईयर तो वाकई में टफ था, लेकिन मैंने इसको सीख लिया है और अब मुझे यहाँ पर इसके ट्रू नेचर के बारे में भी पता चल चुका है। मे बी मैंने यहाँ पर अपने फर्स्ट रियल्म की फॉर्मेशन को सीख लिया है और साथ ही इसको मास्टर भी कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अपने डिवाइन स्टोन को कलेक्ट तो करना ही है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि अब ये किन्यू जो था वो अपने भाइयों से मिलने के लिए चला जाता है, जबकि यहाँ पर जैसे ही वो माइन के अंदर आता है तो यहाँ पर उसका ब्रदर जो था हुआ फेई वो ये कहने लग जाता है कि ब्रदर, मैंने आपके दिए हुए उस वेपन से इतने ख़ास तरीके से प्रैक्टिस की है कि अब तो मैं शाओ हेई को ना एक पंच में ही हरा दूंगा, 10 गुना मेरी पावर उससे बढ़ चुकी है। तो तभी यहाँ पर किन्यू खुश हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर शाओ हेई उससे कहता है कि ब्रदर, बात ऐसी है कि मेरे पास ये जो ब्लड थ्रेड ग्लव्स है ना, ये सिल्वर थ्रेड के थ्रू अटैक करते हैं और इसका अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं तुम पर हमला करूं तो फिर तुम्हारी हालत खराब हो सकती है। जिसके बाद यहाँ पर इशिदा आ जाता है अपनी वाइफ के साथ और कह रहा था कि ब्रदर, काफ़ी सालों बाद आपसे मुलाकात हुई। वाकई में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने ढेर सारे लो ग्रेड के डिवाइन स्टोन को कलेक्ट कर लिया है। वैसे मैं थोड़ा अशेम्ड हूँ ये कहने के लिए, लेकिन देखिए होपफुली शायद मैं यहाँ से निकल के जा पाऊँ, अपनी वाइफ के साथ कोई अच्छा विलेज हम लोग असाइन कर लें। जिसके साथ ही यहाँ पर वो इनसे भी पूछ रहा होता है कि ब्रदर, आपने आखिर यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग लोड जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा भी है। तभी किन्यू कह रहा होता है कि खैर छोड़िए जो भी हो। अब कह रहा होता है कि इशिदा, आप अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बाय बोलने ही वाला था तभी किन्यू को यहाँ पर न जाने क्यों कोई साउंड सुनाई देता है। ये साउंड काफ़ी ट्रबल वाला नज़र आ रहा था, क्योंकि अब यहाँ कुछ लोग भागते हुए नज़र आ रहे थे। सडनली यहाँ पर माइन जो थी वो टूटने फूटने लग जाती और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे ही लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ख़तरनाक सा मोस्टर आ चुका था। उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसे हमने पहले माइन में काम करते हुए देखा था, और मोस्टर एक ही बार में उसका काम ख़त्म कर देता है। इसे देखने के बाद तो इशिदा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा था कि ये तो यहाँ पर आ चुका है ब्रदर, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अंडरग्राउंड हायर लेवल का मोस्टर है, तो फिर मुझे जाना होगा। अपनी वाइफ को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। जबकि यहाँ पर ये तीनों ही खड़े हुए थे और यहाँ पर अपना हुआ फेई कह रहा होता है कि ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो किन्यू कह रहा था कि थोड़ा केयरफुल ज़रूर से ही रहना। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हुआ फेई ही आगे बढ़ता है अपने स्पीयर को लेकर हमला करने के लिए। तो हमें दिखाया जाता है वो मोस्टर जो कि वाकई में उससे 50 गुना ज़्यादा बड़ा था इवन। अब उसके बाद यहाँ पर एक हमला करके अपना हुआ फेई पीछे हट जाता है, जबकि यहाँ पर अब आगे बढ़ता है शाओ हेई और कह रहा था कि पहले मैं इसके ऊपर ट्राई करता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर हमला करने के लिए इस मोस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन मोस्टर के ऊपर जैसे ही वो स्पीयर के थ्रू अटैक करता है तो वो ये चीज़ को भांपता है कि यहाँ पर मोस्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका शेल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सा है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा। तो एक बार फिर आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हुआ। तो हुआ फेई भी उसका साथ दे रहा होता है और वो यहाँ पर कह रहा था कि वाकई में ये एनिमी अंडर एस्टिमेट करने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर भागते भागते अपना शाओ हेई तुरंत ही एक बार फिर उसके ऊपर अटैक करता है और इस बार हमला करके वो यहाँ उसके शेल को थोड़ा नुकसान तो पहुँचा ही देता है और अपने उन्हीं ग्लव्स का यूज़ करता है उसको करने के लिए जो कि किन्यू ने उसको दिए थे। लेकिन यहाँ पर ये मोस्टर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो तो चुटकियों में खुद को आज़ाद करवा लेता है। लास्ट में यहाँ पर वो अपने हॉर्न को भी आज़ाद करवाता है और अब यहाँ पर हुआ फेई के ऊपर भी हमला करता है, साथ ही यहाँ शाओ हेई के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही यहाँ पर इसके सामने खड़े हुए थे। और अब ये मोस्टर यहाँ कह रहा होता है कि तुम्हारा ख़त्म होने का समय आ चुका, और तुरंत ही अपने डंक के थ्रू अटैक कर रहा था, लेकिन किन्यू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसके अटैक को रोकता है और कह रहा था कि आज मैं अपनी स्किल का यूज़ करने वाला हूँ। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने लो लेवल की फर्स्ट फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जो कि तुरंत ही जाकर इस मोस्टर के पास से हिट होती है और अब उसे धीरे धीरे करके एक केज में यहाँ पर ट्रैप कर लेती है।
मॉन्स्टर भी इतनी आसानी से यहाँ पर इसके चुंगल में आने वाला नहीं था, वो भी चिल्ला रहा होता है लगातार। तो यहाँ पर किन्यू समझ जाता है कि इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। वो अपनी 5 एलिमेंट सैंड एरे का यूज़ करता है और जैसे ही वो इस बार अपनी इस एरे का यूज़ करता है तब ये मॉन्स्टर तड़पने लग जाता है। वो चिल्लाता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और किन्यू जैसे ही नोटिस करता है कि इसकी हालत थोड़ी ख़राब होने लगी और वो लगातार बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है चारों ही डायरेक्शन से, और वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है और कह रहा था कि ये तो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा पावरफुल पर्सन है। तो किन्यू कह रहा होता है कि बेटा जी अब आपके भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम्हारे ब्रदर्स को ख़त्म कर देता हूँ तब तो तुम मानोगे। तभी यहाँ पर अपना हुआ फेई आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो शाओ है उसको रोक लेता है और कह रहा था कि नहीं, तुम यहीं पर रुक जाओ। तभी किन्यू को देखते हैं जो कि उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि इंडीड ये जो मिट्योर मेरे पास ही काफ़ी स्ट्रेंज है, इसने मुझे पहले ही रियलाइज़ करवा दिया कि मुझे वहाँ से मूव करना चाहिए। अब ये दोनों ही भाई खड़े हुए देख रहे थे कि किन्यू अब क्या करेगा। तो अभी से देखने के बाद अब यहाँ ये मॉन्स्टर कह रहा होता है कि ये तो एक इमोर्टल गॉड है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, और धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश भी करता है। लेकिन किन्यू भाई साहब पहले ही रेडी थे अपने उस स्टार को लेके जो कि उसने मास्टर, और अब यहाँ पर वो उस टार का यूज़ करता है अपने डेथ टार हेवन का यूज़ करते हुए। वो धीरे धीरे करके यहाँ पर उसकी पार से यहाँ चेन्स को निकालता है और चेन्स तो यहाँ पर ट्रैप कर ही लेती हैं इस मॉन्स्टर को, जिसके बाद वो भागने की कोशिश भी काफ़ी कर रहा था। लेकिन किन्यू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर का यूज़ करते करते उसे काफ़ी हद तक मजबूर कर वो कोई एक्शन न ले पाए, और अल्टीमेटली किन्यू उसे अपने पास रखने में कामयाब हो ही चुका था और किन्यू के पास वो टावर आ चुका होता है। तभी अपने भाइयों के पास आता है तो दोनों ही भाई कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तभी किन्यू कहता है कि नहीं, पहले यहाँ से निकलना हो, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक आ जाते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए, और किन्यू कह रहा था कि लग रहा है कि इस बार हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। और तभी यहाँ पर एक बंदा और एंटर करता है। सोल्जर्स जो थे वो अभी भी फ़िलहाल यहाँ पर खड़े हुए होते हैं, और क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि मॉन्स्टर का किन्यू से कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो पर्सन कहाँ है जिसकी यहाँ पर फाइट चल रही थी उस मॉन्स्टर के साथ में। तो यहाँ पर अब अपना किन्यू समझ जाता है कि इन लोगों को अभी नहीं पता चला कि मॉन्स्टर किन्यू के पास ही है। तो साथ ही यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि बताओ आखिर तुमने उसे कहाँ छुपा कर रख रखा है। तभी यहाँ पर अब उसका साथी आ जाता और कह रहा था कि हर जगह ही सर्च करके देख लिया है लेकिन हमें तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिल रहा। तभी यहाँ पर किन्यू समझ जाता है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि अभी फ़िलहाल के लिए मॉन्स्टर कहाँ है। तभी किन्यू आगे बढ़ता और कह रहा था कि सीनियर, मुझे माफ़ी चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर ये जो पावरफुल सीनियर था वो ये देखने लग जाता है कि ये जो लड़का है वो बस एक ऑर्डिनरी गॉड ही है, साथ ही इसके पास इतनी पावर नहीं होगी। तभी किन्यू इशारा कर रहा था और कह रहा होता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि इन रॉक की पाइल के पीछे ही वो छुप गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं तो उसके खिलाफ कोई अटैक भी नहीं कर सकता था। ये सुन के यहाँ पर ये पर्सन आगे बढ़ता और कह रहा था कि स्टोन की हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है और साथ ही काफ़ी अलग भी लग रही है। वो ये भी देखने लग जाता है कि यंगर ब्रदर तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि उस ख़तरनाक मॉन्स्टर को ख़त्म कर सके। वो अपने हेवन की पावर का यूज़ करते हुए चेक कर रहा होता और कह रहा था कि ये तीनों यहाँ पर रियल गॉड हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, जिसके साथ ही उसका शक भी ख़त्म हो चुका था किन्यू के ऊपर से। और यहाँ पर एक और बंदा आ जाता और कह रहा था कि सीनियर, हमने यहाँ पर उसको बॉटम के पास भी ढूंढने की कोशिश की है लेकिन फिर भी हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी पोजीशन कहीं और होगी, उसने खुद को कहीं और हाइड कर लिया होगा। तो ये सुनकर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है, जबकि किन्यू एंड उसके भाइयों से कहता है कि तुम लोग भी यहाँ से जा सकते हो। किन्यू भी यहाँ पर एक चैन की सांस लेता है। तभी ये सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब ये तीनों ही भाई यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मिटियोर के बारे में ही बात कर रहे थे कि अगर उस मिटियोर स्टोन ने किन्यू का साथ नहीं दिया होता तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब वो दोनों आपस में भी थोड़ी बहुत बहस कर रहे थे। तभी किन्यू कह रहा होता है कि अब हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और साथ ही कह रहा होता है कि चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि मुझे मिस्टर फू से भी इसके बारे में बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर वो उनसे कुछ मेथड्स के बारे में भी पूछने वाला था। किन्यू थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि आखिर उसने क्यों इतनी आसानी से उस खतरनाक से मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया, और क्या उसके रियल्म की पावर फोर्स आउट होकर आ चुकी होगी। तभी ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू अब वापस से प्रैक्टिस करने के लिए आ चुका था और कह रहा होता है कि प्रीवियसली मैंने यहाँ पर जिस मेथड का यूज़
यूज़ किया था उसमें ब्रदर ने मेरी हेल्प की थी और उसी की वजह से शायद मैं यहाँ पर फोर्स आउट कर पाया था अपनी पूरी की पूरी पावर को यूज़ करने के लिए। लेकिन इस फॉर्मेशन के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल कॉम्पैक्ट के अंदर आखिर इसने क्यों इस तरीके की गलती कर दी। तभी वो पूछने लग जाता है फूबा से। तभी वो कह रहे होते हैं कि मास्टर आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपका सवाल हो तो। तभी वो कहने लग जाता है कि असल में कोई भी फॉर्मेशन होती है तो फिर उसका मेथड जो होता है वो एक ब्रेकिंग एरे की तरह भी काम करता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब मैं उस समय उस बीस्ट के साथ में फ़ाइट कर रहा था सडनली यहाँ पर मुझे फर्स्ट रियल्म की रियलाइजेशन कैसे हो गई। मैंने फर्स्ट रियल्म के पाथ को रियलाइज़ किया था। तभी यहाँ पर वो एल्डर कह रहा होता है कि जहाँ तक मुझे पता है फर्स्ट रियल्म की जो फास्टेस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है वो पुराने मास्टर ने यहाँ पर 100,000 ईयर के अंदर कंप्लीट की थी। लेकिन अगर आपने इसको इतनी जल्दी रियलाइज़ कर लिया है तो फिर हो सकता है कि शायद ऐसा हो। तभी केन्यू कह रहा होता है कि मेरी फॉर्मेशन जो थी वो फोर्स आउट करी गई उस मॉन्स्टर के द्वारा और तभी मैंने यहाँ पर उसको आराम से फील भी किया। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि देखिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मेरे पास कोई सोल नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है फर्स्ट पाथ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैं तो आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन मेथड दे सकता हूँ। तभी यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि ठीक है। जिसके बाद ही वो बंदा कह रहा होता है कि तो फिर अब मैं आपको एक सेंड एरे दे रहा हूँ जो कि 10,000 ऑफ ईयर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके का एरे रहा है। अब यहाँ पर वो 3 स्क्रोल्स निकालते हैं और तीनों ही स्क्रोल को यहाँ पर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से अब किन्यू यहाँ पर इनको देख रहा होता है। जिसके बाद किन्यू जैसे ही इस फॉर्मेशन के अंदर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। जैसा कि यहाँ पर मास्टर फू कह रहे होते हैं किन्यू नोटिस करता है कि यहाँ पर तो थ्रेड लाइक कुछ मौजूद है। किन्यू जैसे ही उसको टच करने के बारे में सोच रहा होता है तो कह रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इवन यहाँ पर पिछली बार वाली जो फॉर्मेशन थी ये तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। गलती से उसकी जो फिंगर थी वो यहाँ टच हो जाती है तो तुरंत ही उसके ऊपर कुछ फायर से अटैक बरसने लगे होते हैं। जिसके बाद वो इसे देखकर कह रहा होता है कि इवन ये तो ब्रेथ को भी सेंस कर रही है। फिर उसके बाद वो थोड़ा पीछे करता है तो फिर यहाँ पर फॉर्मेशन उसके ऊपर हमला कर देती है। किन्यू यहाँ पर बच रहा होता है इस फॉर्मेशन से। तभी एल्डर फू यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अब आप इसे देख सकते हो। किन्यू कह रहा होता है कि देख सकता हूँ, मैं तो इस एरे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। लेकिन तभी वो यहाँ पर उसको समझाते हैं कुछ और कह रहे थे कि अगर तुम ध्यान से करो तो हो सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट रियल्म का जो एसेंस है वो तुम उसको समझ पाओ और फिर उसके बाद तुम इसे भी समझ लोगे। जिसके साथ साथ यहाँ पर वो उसे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के बारे में और समझाते हैं और फिर वहाँ से चले गए थे। किन्यू जो था वो भी यहाँ पर बैठा हुआ इस एरे को समझने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे करके वो यहाँ पर इस एरे को आराम से समझते हुए एक एक करके स्टेप लेता है। तो अब यहाँ पर वो इसको समझने की कोशिश कर पा रहा था। वो एक एक करके सारे ही डॉट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाता है और फिर उसको समझ में आ जाता है कि आखिर असल में यहाँ पर चल क्या रहा है इस एंड एरे के साथ में। जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है और अब हमें देखने के लिए मिलती है वो कैप्टन जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी और वो यहाँ 3 टोकन लेकर आई होती है। वो तीनों को ही एक एक टोकन दे देती है और कह रही होती है कि लग रहा है कि अब तुम्हें विलेज की तरफ मुझे लेकर जाना होगा क्योंकि इन लोगों ने इनफ स्टोन काफ़ी जल्दी कलेक्ट कर लिए थे। अब वो रास्ते में बता रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें फूजियो विलेज की तरफ लेकर जा रही हूँ। वैसे ये विलेज जो है तुम्हें नहीं पता लेकिन हाई लॉन्ग टैंक की तरफ से इस विलेज को कंट्रोल करा जा रहा है और हमेशा ही यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लोगों से ले रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियां भी हो रही हैं। और अब यहाँ का जो शॉप ओनर है हाई लॉन्ग टैंक के अंदर वो मास्टर हैं हेवनली गॉड के। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो ये भी कह रही होती है कि इस जगह के लीडर बहुत ही ज़्यादा क्रूएल भी हैं। वो आगे बता रही होती है कि वो यहाँ पर अपने ही बारे में सोचते हैं, साथ ही इन छोटे मोटे लोगों की लाइफ की तो कोई वैल्यू भी नहीं है। इसके साथ ही कुछ वक्त बाद फाइनली जाके ये लोग इस विलेज के अंदर आ चुके होते हैं और जैसे ही किन्यू इस विलेज के अंदर आता है तो वो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को देख रहा था। लेकिन अब उसकी नज़र पड़ रही होती है यहाँ पर सबसे पहले जिंगशिंग के ऊपर और जैसे ही यहाँ पर वो उसे देखता है तो वो भी भागा भागा किन्यू के पास आ ही जाता है और कह रहा था कि मिट्योर ये तो तुम ही हो। अब यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ पर इस फूजियो विलेज के अंदर इतनी जल्दी आ जाओगे। जिसके साथ ही यहाँ पर अब ये लोग आपस में बातें करने लगे होते हैं और यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन मुझे यहाँ पर मिलेंगी। तो वो कह रही होती है कि हाँ वो बात तो तुमने सही कही और उससे विदा लेकर चली जाती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस बंदे की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो ये भी पूछ रहा होता है
इस लेडी ने आखिर तुम्हें किन्यू कहकर क्यों बुलाया। तभी वो कह रहा होता है कि असल में मेरे दो नाम हैं और तुम चाहो तो अब मुझे फ्यूचर में किन्यू ही कहकर बुलाना। तो वो कह रहा होता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। ये आपस में खड़े ही थे, तभी किन्यू कह रहा होता है कि फॉर्मर किंग से आपकी हालत ये क्या हो चुकी है। और वो याद करता है कि जब ये मोनार्क हुआ करता था तब यहाँ पर वो कितना ही ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग था। साथ ही उसने ये भी कहा था किन्यू से कि तुम्हें मेरा साथ होना होगा। तो फिर किन्यू भी इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है उसको वर्शिप करने के लिए। लेकिन अब यहाँ इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी यहाँ पर ये बता रहा होता है कि असल में इस जगह पर स्टोन अर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कल्टीवेशन तो छोड़ ही दो, सारे के सारे यहाँ के टैक्सीज के अंदर ही चले जाते हैं। और अब वो अपने साथ ही उसको लेकर जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ जाती है यहाँ पर वेई ची चैंग पर। और वो कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब वो जब पलटती है तो यहाँ पर उसके चेहरे पर तो खुशी आ ही गई थी, लेकिन ये सब कुछ देखकर यहाँ पर मंकी कह रहा होता है कि ब्रदर देख रहे हो ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है। और तभी किन्यू कह रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है कि आप शायद उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तभी वो कहने लगा होता है कि ये बात तो सच है, लेकिन यहाँ पर मेरा स्टेटस वाकई में बहुत ज़्यादा गिर चुका है। लोअर रियल्म की तरह यहाँ पर वो बात नहीं। जिसके बाद वही उसे अपने पास बुला रही थी तो वो भागता भागता उसके पास ही चला जाता है। और यहाँ पर वो दोनों खड़े ही हुए थे, लेकिन इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ जाता है किंग यून और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों से टैक्स लेने के लिए आया हुआ हूँ, तो फिर तुम लोगों को यहाँ पर टैक्स देना होगा। और 1500 कुछ स्टोन्स मांग रहा होता है। अब सभी के सभी लाइन में लगे हुए थे और एक एक करके टैक्स को पे कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी पोटली में सब कुछ रख रहा था। किन्यू एंड बाकी भी वहीं पे खड़े हुए थे। जब बारी आती है वे की तो वो उसके पास आके उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। वो पीछे हट रही थी डर के मारे और कह रही होती है कि ब्रदर मुझे लग रहा है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूँ। और उसकी तरफ को अपना हाथ भी बढ़ा देता है। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है यहाँ पर जिंगशिंग को। और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे इस तरीके से हाथ लगाने की। तो यहाँ पर किन्यून कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे हाथ लगाऊंगा। और साथ ही उसे भी पीछे हटा देता है काफ़ी ज़ोर से हिट करते हुए। ये चीज़ देखकर यहाँ पर वही भागती हुई आ जाती है जिंगशिन के पास और कह रही होती है कि आप ठीक तो हैं ब्रदर। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बंदा वाकई में मैं इससे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि अब उसका ओहदा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तभी अंकल टियान भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर किंग यून तुरंत ही यहाँ पर उनको ग्रीट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है। तभी यहाँ पर वो भी कह रहे होते हैं कि वाकई में तुम हाई लॉन्ग टोंग के अब सेलिब्रिटी बन चुके हो, वाकई में अब तुम्हें ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। ये सुनने के बाद किंग यून कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। वेल यहाँ पर ये दोनों तो साथ में खड़े ही हुए थे और यहाँ पर तभी किंग यून कह देता है कि असल में बात ऐसी है अंकल टियान, मैं नहीं चाहता कि वही और ज़्यादा वेट करे, इसलिए मैंने फाइनली इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उससे शादी करने का फ़ैसला ले लिया है। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या ही होगी। इवन वो यहाँ पर इतने ज़्यादा खुश थे कि अभी सोच रहे होते हैं कि इन दोनों की शादी को फिक्स कर दिया जाए, लेकिन वे इस चीज़ से लिए साफ मना कर देती है कि वो यहाँ पर ये शादी नहीं करेगी। तो ये सुनकर यहाँ पर उसके ग्रैंडपा काफ़ी गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि ये क्या बात हुई भला। और साथ ही यहाँ पर सुना रहे होते हैं शिंगजिन को भी और उससे कह रहे थे कि तुम क्या चाहते हो कि ये भी तुम्हारे साथ ऐसे ही सफ़र करे। तो किन्यून कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है कि ये यही चाहता है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट भी कर रहा होता है। तभी यहाँ ग्रैंडपा आकर उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लग जाते हैं। अब वे यहाँ पर क्या ही करता है, बेचारा चुपचाप वहीं खड़ा होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि किन्यू और उसके भाई वहाँ पर आ जाते हैं और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि ये बंदा यहाँ पर ज़्यादा गिरा हुआ है। और तभी कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम एक रोबर हो, रोबर जो कि दूसरों के सामान को चुराते हो। तो ये सुनकर वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना हुए फे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम इस जगह पर बहुत छोटे सी चीज़ हो और तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं दिखाना चाहिए। ये देखकर तो अब यहाँ पर वो बंदा कुछ वक्त के लिए सोचने लगा था, लेकिन तभी वे ही यहाँ पर जिंगशिन के पास ही वापस आ जाती है। ये देखने के बाद कि यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है और उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। बट वो यहाँ पर ये चीज़ भी डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर एक बंदा जो इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोड है, जबकि दोनों इंटरमीडिएट लेवल के गोड हैं। तो अभी वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर इन लोगों से अभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी अभी तो यहाँ पर आए और इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, जिसके चलते वो चुप हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि अब बाकी सारे लोग भी किन्यू को ही देख रहे थे, जो कि अपना स्टोरेज बैग निकाल लेता है। सभी कह रहे थे कि न्यू कमर के पास ये कहाँ से आ गया।
तो किन्यू कह रहा होता है कि ब्रदर जिन्युआन, ये लीजिए, कुछ वक्त पहले यहाँ पर मैंने आपसे कुछ सामान लिया था और बदले में मैं आपको ये वापस दे रहा हूँ। अब आप चाहें तो यहाँ पर एक अच्छा घर खरीद सकते हो तुम दोनों के लिए ही। तो ये सुनकर तो यहाँ पर ओब्वियसली जिंगशिन को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो थैंक्स करने लग जाता है अपने किन्यू का और कह रहा होता है कि वही चलो चलते हैं हम लोग अपने लिए घर खरीदने के लिए। तो वो कह रही होती है कि ब्रदर आप वाकई में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, जिसके साथ ही यहाँ पर वो दोनों घर खरीदने के लिए चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर ये बंदा किन्यून जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और कह रहा होता है कि अभी इस लड़के से फाइट करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन बाद में इससे बदला ज़रूर से ही लूँगा। अब ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ईस्ट टेरिटरी को, गॉड रियल्म की, जहाँ पर ये लोग आए होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी मेजर फोर्सेस भी हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह भी है, यानी कि कोई भी बंदा चाहे तो यहाँ से प्रॉपर्टी खरीद सकता है सिटी ओनर से। तो अब ये लोग बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आए होते हैं। किन्यू भी साथ ही आया था और यहाँ पर अब ये बंदा जिंगशिन बता रहा होता है कि वैसे मुझे इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं पता है कि आखिर मुझे किस जगह को ख़रीदना चाहिए। और साथ ही ये लोग धीरे धीरे करके फाइनली उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रॉपर्टी वगैरह उठा रहे हैं और वहाँ से जा रहे हैं। तभी यहाँ पर अब वो बंदा कहने लग जाता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पुअर एटीट्यूड वाली है, जिसके साथ ही वो पलट के देखती और कह रही थी कि मुझसे ज़रा तमीज़ से बात करो। अब यहाँ पर मंकी फ़ाइट करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर इसे श्याओ समझा रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम इतना ज़्यादा ऑफेंड क्यों ही हो जाते हो। जिसके बाद किन्यू वहाँ पर आ जाता है और चूज़ करने लगा था कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए सूटेबल रहेगी। तो वो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को उठाकर उसे देखने लगा होता है और वो एरिया देखने में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा होता है और वो कह रहा था कि ये जो जगह है एक सही है। वैसे तो रॉयल रियल्म के अंदर भी जगह अच्छी खासी है, बट यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर आने के बाद ये जगह थोड़ी चीप भी पड़ रही है। तो वो यहाँ पर दे देता है ये चीज़ इस बंदे जिंगशिन को और जिंगशिन इसे लेके ख़रीदने के लिए जा रहा होता है और कह रहा था कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो बिल्डिंग है ये हमें चाहिए। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक, हमें 228 पीसेस दे दीजिए आप लोग रेड के स्टोन के, तो ये घर आपका हो जाएगा। ये सुनकर वही तुरंत ही यहाँ पर अपने पास से निकाल कर वो पोटली देती है। तो लड़की बदले में यहाँ पर उसे वो की दे देती है उसके घर की। लेकिन जैसे यहाँ पर वही उसको ख़रीदने वाली थी तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि इस जगह का लॉर्ड होता है और उसका नाम लियू था। इसे देखकर तो ये लड़की तुरंत ही रंग बदल लेती है और वो की लेकर भागती हुई जाती है और कह रही थी कि लॉर्ड लियू क्या आपको ये घर चाहिए, और तुरंत ही यहाँ पर उसको दे देती है। बट ये देखकर जिंगशिन कह रहा होता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ये घर पहले हमने खरीदा था तो तुम भला कैसे किसी और को दे सकती हो। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो, इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, ये लो अपने पैसे वापस। और लॉर्ड लियू ही इस घर को खरीदेंगे क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। तभी ये सुनकर वहाँ पर एक लेडी आ जाती और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में भी लग रही थी। इसका नाम जिंगली होता है। वहाँ आते ही कह रही थी कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यहाँ पर आप दोनों ऐसा कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और साथ ही जैसे ही वो नोटिस करता है कि उसकी क्लैन की बिल्कुल ही एल्डर यहाँ पर आ चुकी है और वो यहाँ पर उनके क्लैन के मास्टर की जगह पर, ये तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या गलती कर दी है, क्या आप मुझे बता सकती हैं। ये सुनकर वो कह रही होती है कि तुमने क्या गलती कर दी है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है। तुमने यहाँ पर कुछ छोटे मोटे गोड से यहाँ पर चीज़ें चुराने की कोशिश की है, थोड़ी तो शर्म करो। और ये कहकर वो तुरंत ही उससे कीज़ को हासिल कर लेती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर ये की वापस करने के लिए आगे बढ़ रही थी जिंगशिन को। ये चीज़ तो वाकई में चौंकाने वाली थी कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मास्टर कैसे कुछ लोअर ग्रेड के गोड्स के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले रही है। साथ ही यहाँ पर वो कह रही थी कि साउथर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और ये कहकर वो वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। अब जैसे ही वो फ्लाई करते हुए वहाँ से जा रही थी तो फिर इसे देखकर अपना मंकी कहने लग जाता है कि इस जगह के गोड इतने भी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्या। तो किन्यू भी उसी की तरफ को देख रहा होता है। हालांकि यहाँ पर इन लोगों का मिलना तो नहीं लिखा था, तो अभी के लिए तो ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। जबकि यहाँ पर किन्यू जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है ब्रदर, अब लगता है कि हमारा भी यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। लेकिन ये सुनने के बाद जिंगशिन कह रहा होता है कि अरे ऐसे कैसे ब्रदर, अभी तो आपको मेरे साथ चलना है, घर लेने की खुशी में आपको पार्टी जो देनी है। तो ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर ही आ जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग थे, बहुत चहल पहल भी होती, लेकिन यहाँ पर एक एल्डर बैठा हुआ था।
और किन्हीं और बाकी सब भी बैठे हुए होते हैं। तो अब जिंगशिन यहाँ पर कह रहा होता है कि ब्रदर आपने आज मेरा बहुत साथ दिया है, तो फिर चलिए इस पर टोस्ट करते हैं। वो टोस्ट करने ही लगे थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसी लड़की के क्लैन से कुछ 3 लोग और आ जाते हैं। और इस बार यहाँ पर वो लड़की ही नहीं बल्कि उसका भाई और एक और बंदा साथ में थे। तो तब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नॉइस कर रहा होता है। तो ये देखकर उस एल्डर मैन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो तो कप फेंक कर ही मार देता है और कह रहा था कि थोड़ा यहाँ कम नॉइस करो, ये रेस्टोरेंट है और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एटिकेट नहीं है क्या। ये सुनकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोरदार तरीके से पंच करने के लिए इस एल्डर को जा रहा था। लेकिन एल्डर की फोर्स इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी कि वो तो एक हाथ तक नहीं लगा पाता एल्डर को। ये देखकर उसके साथ ही हैरान थे, साथ ही किन्नी और बाकी सब भी। जिसके बाद यहाँ पर सारे ही लोग भाग जाते हैं डर के मारे कि कौन पर्सन है जो कि यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। कि सब भी इस जगह से निकल रहे थे, लेकिन जिंगशिन और वही जैसे ही बाहर निकलते हैं तब इस जगह पर एक बैरियर लग चुका था। तो वो कह रहा होता है कि ब्रदर आप कैसे बाहर आओगे। तो किन्यू कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम अपना खुद देख लेंगे। तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि हुआ फेई जो था वो हमला कर देता है अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके। लेकिन ओल्ड मैन तो अपने डोमिनेटिंग फोर्स का यूज़ करके उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। साथ ही अब वो अपनी नीज पर बैठ चुका था। ये देखकर अब तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन किन्यू भी यही सोच रहा था, न जाने क्यों हुआ इतनी जल्दी एक्शन लेता है। बट अब एक्शन ले लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो इन तीनों को भुगतने ही होंगे, जिसकी वजह से ये लोग तो अभी वहीं पर बैठे हुए थे। तो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि ओए मंकी तुम वहीं रहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं इन्हें देखूंगा। और अब वो यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर अपनी टेरिफाइंग पावर का यूज़ करते हैं तो इवन वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि इस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा के लिटरली उसके कवच तक को तोड़ देते हैं और साथ ही यहाँ पर उसकी हालत बुरी कर देते हैं, उसको वहीं पर काफ़ी ज़्यादा तंग करके। जिसके साथ ही यहाँ पर तभी उसका दूसरा साथी भी आगे बढ़ रहा था ओल्ड मैन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो उसे भी वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी वहाँ पर आती है और कह रही थी कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है ब्रदर। और साथ ही एल्डर से भी कहती है कि एल्डर प्लीज़ मेरे ब्रदर को छोड़ दीजिए, लेकिन वो उसके ऊपर भी अपना प्रेशर बनाने लगे होते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि जहाँ वो दोनों ही लड़के बिल्कुल भी ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे थे, ये लेडी अभी भी ऐसे ही खड़ी थी, जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी, साथ ही इसकी फिजिकल पावर को भी। ये देखकर वो कह रहे थे कि लड़की तुम्हारी पावर्स देखकर मैं खुश हुआ हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उन दोनों लड़कों को भी दूर पटक कर फेंकते हैं, जबकि यहाँ पर अभी लड़की समझ जाती है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कह रही थी कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही माफ़ी भी मांगती है। जिसके बाद एल्डर कह रहा था कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ तो ठीक है, तुम्हें जाने देता हूँ। वो तुरंत ही अपने भाई को उठाती है और उसका साथी तीनों ही वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि ओल्ड मैन यहाँ पर अब इन तीनों के पास ही आ जाते हैं और कह रहे थे कि क्या तुम तीनों फेरी डीमन वर्ल्ड से हो। तो किन्यू कह रहा था कि हाँ। तभी वो कह रहे थे कि अच्छा, तो तुम क्या होली लैंड एप मोंकी क्लैन के बारे में जानते हो, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी रहे हैं गॉड रियल्म के अंदर। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो ये भी कह रहे थे कि अब से तुम मेरे अप्रेंटिस यानी कि तुम मेरे डिसाइबल बनोगे। ये सुनकर यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी हुआ फही बर्दाश्त नहीं करता। तो तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरा ऑलरेडी एक टीचर है। तभी ये सुनने के बाद उसके ऊपर एक और बैरियर लगा देते हैं, जिससे कि हुआ फई लगातार उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता और कह रहा था मेरे टीचर का नाम जियांग लैन है। ये सुनने के बाद वो कह रहे थे कि अच्छा ये बात है। फिर हंसते हुए कह रहे थे कि फिर तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भरोसा है कि वो कभी भी मुझे अपोज नहीं करेगा। साथ ही उसे उस बॉल के अंदर कैद करके वहाँ से लेकर जा रहे थे और कह रहे थे कि अब मैं इसे कल्टीवेट करवाऊंगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो किन्यू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली होकर कह रहा था कि ठीक है सीनियर, आप प्लीज़ हमारे भाई का ख्याल रखिएगा। तो वो कह रहे थे, तो वो कहते हैं कि हाँ परेशान नहीं हो, मैं यहाँ पर इस मंकी को कल्टीवेट करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, ये जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ फई तो लगातार उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। एल्डर तो वहाँ से निकलकर चले जाते हैं, लेकिन हुआ फई कह रहा होता है कि ब्रदर मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और किन्यू भी कह रहा होता है कि हाँ हम भी तुम्हारा वेट करेंगे। किन्यू और साथ ही यहाँ पर शाओ दोनों ही वापस आ चुके होते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात जिंगशिंग और वेई दोनों से ये हो जाती है। जैसे ही वो इनको देखता है तो वो ये कहने लगा था कि ब्रदर सब कुछ ठीक ही है, और वो पर्सन जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर आया था वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, हम लोग थोड़े डर गए। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि ब्रदर फेई कहाँ पर है। ये सुनकर किन्यू कह रहा होता है कि तुम परेशान नहीं हो, फेई एकदम ही ठीक है, क्योंकि वो जो पर्सन वहाँ आए थे वो असल में उसके सीनियर निकले और उन दोनों को कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। इसी वजह से वो लोग यहाँ से चले गए हैं कुछ वक्त के लिए।
जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि ठीक है ब्रदर जिंगशिंग, अब लग रहा है कि अब मुझे भी कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी अपने मेडिटेशन के लिए, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस और अब आप ब्रिज की तरफ चले जाएं और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। और ये कहकर यहाँ पर किन्यू वहाँ से जा रहा था, तभी जिंगशिंग उसका शुक्रिया अदा करता है और साथ ही कह रहा था कि आप जिस जगह पर जा रहे हो कल्टीवेट करने के लिए, प्लीज़ याद रखना कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर बैंडिट्स आते रहते हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब यहाँ पर अपना शाओ कह रहा होता है कि ब्रदर, लग रहा है कि वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सीनियर था, लेकिन क्या सच में वो हमारे ब्रदर को हार्म नहीं कर। जिसके बाद वो ये कह रहा था कि वैसे वैसे तो वो यहाँ पर अपने मंकी के साइड से ही बिलोंग करता है, लेकिन सच में मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा। तभी यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर वो जो बंदा है वो ठीक ही रहेगा अपने मंकी के साथ। और साथ ही ये भी कह रहा होता है कि अब तो फिलहाल हमें जियांगलैंड रियल्म के लिए रिटर्न करना चाहिए क्योंकि हमें हमारी कल्टीवेशन पर भी तो ध्यान देना है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं जियांगलैंड रियल्म के अंदर। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांगलैंड रियल्म के अंदर यहाँ पर दो पर्सन फाइट कर रहे होते हैं और एक बंदा यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ये वही पर्सन होता है, वही मॉन्स्टर है जो कि यहाँ किन्यू ने लास्ट एपिसोड के अंदर उसे अपने पास रख लिया था और ये अपनी ह्यूमन फॉर्म में होता है। जिसके साथ ही उसे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और कह रहा होता है कि वैसे यहाँ पर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के अंदर मैं अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन ह्यूमन फॉर्म के अंदर आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। ये सुनकर यहाँ पर सीनियर कहने लग जाते हैं कि ब्रदर ब्रदर वो है, मुझे भी आपके साथ काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग डिवाइन रियल्म के अंदर रिटर्न करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर ही जाना होगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बीस्ट फॉर्म के अंदर इतना ज़्यादा इंजॉयबल चीज़ें हो सकती हैं? तभी यहाँ पर मास्टर फू को भी देखते हैं जो कि यहीं खड़े हुए थे और वो यहाँ पर किन्यू के पास आते हैं। तो ये दोनों भी वहाँ पर किन्यू के पास आ गए थे। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो जो मॉन्स्टर था वो तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका होता है और कह रहा होता है कि मास्टर, मैंने जो भी उस वक्त किया प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दें। किन्यू तो ये देखकर चौंक ही जाता और कह रहा था कि क्या तुम वही अंडरग्राउंड ड्रैगन हो जिससे मेरा सामना हुआ था? ये सुनकर वूहे कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा नाइव हो गया था और इसी वजह से मैंने यहाँ पर इतनी बुरी हरकत की, बट अब से मैं अपना बेस्ट दूंगा मास्टर आपको सर्व करने के लिए। तभी किन्यू उससे कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अब से तुम और वूलान दोनों ही मेरे कंपेनियंस बन के रहोगे और साथ ही यहाँ पर अब मुझे कुछ और काम भी है। तभी यहाँ पर इतनी देर में श्याओ कह रहा होता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ से निकल के जाना चाहिए। तो फिर किन्यू कह रहा होता है कि तुम्हें अभी भी कोई ओपोनेंट ढूंढने की ज़रूरत है क्या? तभी वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल भी नहीं, अंकल फू तो एकदम ही इनफ है मेरे लिए। और ये कहकर यहाँ पर वो अंकल फू के पीछे लग जाता है, जबकि वो दोनों ही वहाँ से भाग रहे होते हैं कि भाई साहब हमारे ऊपर फाइट करके बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, हम इतने स्ट्रांग नहीं है। अब वो तो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर किन्यू और मास्टर फूबो जो थे वो आपस में यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तभी किन्यू यहाँ पर कहने लगा होता है कि आज मेरे ब्रदर को एक मास्टर उठा कर ले गए उसके साथ कल्टीवेशन करने के लिए और उन्होंने ये कहा था कि वो शूरा सी से बिलोंग करते हैं। आखिर ये शूरा सी है क्या चीज़? तो मास्टर फूबो उसे कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद आपका सामना इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा मेजर पावर्स के साथ में होगा। खैर जो भी हो आपको नहीं पता, लेकिन मास्टर डिवाइन रियल्म जो है वो अब दो मेजर फ्रैक्शन के अंदर बढ़ चुका है। एक तो यहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 8 ग्रेट फैमिली है जो कि शुरुआत से ही यहाँ पर डिवाइन रियल्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और उसके बाद तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि शूरासी जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी पावरफुल पोजीशन को होल्ड करते हैं। इसके अलावा ब्लड डीमन माउंटेन और साथ ही यहाँ पर 3 मेजर असेंडेंट हैं डुअल डोमेन आइसलैंड के अंदर। और इसके अलावा भी यहाँ पर एक और फोर्स मौजूद है जो कि, और ये सारे के सारे होली एम्परर के इनफ राइवल हैं। लेकिन इन सारों में ही सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो शूरा सी ही है जो कि इनर डिवाइन रियल्म के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सारे ही एम्परर और ग्रेट फैमिलीज जो हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इसी वजह से शूरा सी के अंदर कोई भी यहाँ पर ट्रबल क्रिएट नहीं करता। और अगर आपके ब्रदर वहाँ पर चले गए हैं तो फिर ये तो एक अच्छी बात है क्योंकि उन्हें ना तो दूसरे लोगों से डरने की ज़रूरत है और साथ ही उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी ये रही है। ये सुनकर किन्यू कह रहा होता है कि हाँ ये बात तो सही है कि उसके लिए अब ढेर सारे बेनिफिट्स का रास्ता खुल गया है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि
फिर वो ये पूछने लग जाता है कि यहाँ पर लियार और साथ ही उसके फादर के बारे में क्या स्पेक्यूलेशन फैल रही हैं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा। तभी यहाँ पर मास्टर फूबो उसे बता रहे होते हैं कि इस जगह का जो टाइम चल रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा अलग है। इवन यहाँ पर कोई भी टाइम के रेशियो को कंट्रोल नहीं कर सकता और जो भी पावरफुल एंटिटी इसको कंट्रोल करती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है सारे ही लोगों में। इवन यहाँ पर गॉडली एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो कि लॉ ऑफ टाइम की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, और अगर आप भी लॉ ऑफ टाइम की अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए तो तब तो यहाँ पर आपका उससे मिलना हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप उससे मिल पाएंगे। तभी मास्टर बता रहे होते हैं कि मिस ली जो हैं वो एक काफ़ी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इसी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर 8 ग्रेट फैमिलीज़ में से कोई भी इतनी आसानी से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देगा। साथ ही यहाँ पर अपना किन्यू कह रहा होता है कि अगर मुझे उससे शादी करनी होगी तो फिर उसके लिए मुझे गॉड किंग बनना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सारी 8 ग्रेट फैमिलीज़ भी तो इसके लिए कम्पीट करेंगी। साथ ही यहाँ पर किन्यू डिसाइड कर लेता है कि अब तो उसे यहाँ पर एक गॉड किंग बनना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी तो काफ़ी वक्त उसे चाहिए होगा, और पूछने लग जाता है कि कितना टाइम लगता है एक गॉड किंग बनने के लिए। तो मास्टर फूबो उसे कह रहे होते हैं कि वैसे तो काउंटलेस ईयर लग जाते हैं किसी भी गॉड किंग को बनने के लिए, और साथ ही मिलियन ऑफ डिवाइन बीइंग में से सिर्फ एक ऐसा बंदा होता है जो कि सेलेस्टियल गॉड बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी गॉड किंग बनना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको गॉड किंग बनना है तो फिर उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो किन्यू कह रहा होता है कि ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर मास्टर फूवो उसे बता रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, अभी तक तो कोई भी गॉड किंग बॉर्न नहीं हुआ, और मुझे डर है कि शायद इसमें और भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो किन्यू कह रहा होता है तो क्या आप मेरी किसी तरीके से हेल्प कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सीनियर जूओ के दिए हुए इस मिटियोर टीयर का भी यूज़ करूँगा तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा यहाँ पर एक गॉड रियल्म के अंदर किंग बनने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ली आर के फादर इतने वक्त तक वेट करेंगे। तो यहाँ पर मास्टर फूबो कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, ओल्ड मास्टर ने आपके लिए यहाँ पर इस लेवल को रीच करने के लिए कुछ काफ़ी सारे ट्रीजर्स वगैरह छोड़े हैं। अगर आप उन सारे ट्रीजर का यूज़ करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आप जल्द ही यहाँ पर इस लेवल को हासिल कर सकते हो। अब वो ये पूछने लग जाते हैं कि अगर आप गॉड किंग बन भी गए तब भी क्या आप ली आर की फैमिली का रिकग्निशन हासिल कर सकते हो। तभी वो कह रहा होता है कि वैसे तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, जब उन्होंने पहले मेरी मदद की थी और उसी बात से मुझे ये अंदाज़ा तो हुआ है कि उन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है, तो फिर अंकल फू यकीनन मेरी हेल्प करेंगे आगे भी। और मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पर इस बात को चूज़ करने वाला हूँ। मुझे जल्द से जल्द और भी ज़्यादा अच्छे लेवल की फॉर्मेशन बनाना सीखना होगा, जिससे कि मैं उस कंपटीशन में जाकर भाग ले सकूं, और फिर उसके बाद में उसे ज़रूर से ही जीत जाऊंगा। जिसके बाद हमें 3000 ईयर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किन्यू एक डेडली फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहा था। ये फॉर्मेशन एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन थी, और किन्यू इसे देखकर कह रहा होता है कि इसे प्रैक्टिस करने के लिए मेरा काफ़ी ज़्यादा समय चला गया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इसको यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाए और देखा जाए कि आखिरी किस तरीके से काम करती है। जिसके साथ ही किन्यू ये कह रहा होता है कि अब मैंने यहाँ पर अपने एक न्यू साइकिल पाथ को डिस्कवर कर लिया है, जिससे कि वो यहाँ पर अब अपनी आगे की लिमिट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता था। और कह रहा होता है कि यहाँ पर तो अब मेरे अटैक्स की पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अब मुझे और भी ज़्यादा डिवोटेशन के साथ काम करना होगा। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि हाँ, मेरा जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ एक क्योटिक स्ट्रॉन्ग ओरा के साथ में कनेक्ट हो चुका है, और साथ ही वो एक ओशियन सर्जिंग स्ट्रॉन्ग क्योटिक एरा को क्रिएट कर रहा है। जिसके साथ ही किन्यू को दिखाया जाता है जो कि पाथ ऑफ एवोल्यूशन को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जिसके क्लोथ धीरे धीरे करके यहाँ पर बदलने लगे थे, और साथ ही वो पूरे तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और कह रहा था कि लग रहा है कि यही इसका एंड है, और कह रहा होता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, और मैं यहाँ पर एंटायर स्टार स्पेस के अंदर अपने आप को पहले से ज़्यादा अच्छे से साबित कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टार स्पेस को सक्सेसफुली यहाँ हासिल कर लिया। और अब हमें किन्यू की एक न्यू लुक देखने के लिए मिलती है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आ रही थी। लेकिन अब किन्यू को यहाँ पर अपने नेक्स्ट रियल्म के बारे में सोचना था कि आखिर अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि आगे की जर्नी भी इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसके बाद किन्यू ये कहने लगा था कि वैसे इस फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के बाद तो वाकई में मेरे पास काउंटलेस पाथ आ चुके हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन किन्यू ये सोचकर परेशान था कि आखिर उसे अब नेक्स्ट पाथ कौन सा चूज़ करना चाहिए, और ये कन्फ्यूजन उसके दिमाग में भी थी। किन्यू ये कह रहा था कि एवोल्यूशन के लिए ढेर सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन
मेरे लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा ये सोचना थोड़ा टफ है। साथ ही किन्यू ये भी कहता है कि असल में मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे सडनली यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनलाइटमेंट जो फील हो रही है, मुझे इसका जल्द से जल्द इस्तेमाल करना होगा। और कहता है कि मुझे यहाँ अल्टीमेट पाथ को ढूंढना है, लेकिन आखिर वो अल्टीमेट पाथ कौन सा हो सकता है। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है कि वैसे अब मुझे ज़्यादा वक्त का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लियार को बचाने के लिए यहाँ पर उसके पास भी तो जाना। लेकिन क्या 1000 ईयर का समय मेरे लिए इनफ रहेगा? ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम है। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है कि खैर सबसे पहले मुझे इस फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से मैं इस फॉर्मेशन का यूज़ कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किन्यू आ चुका होता है एक सूटेबल जगह पर, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन इतनी देर में उसे किसी की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, जो कि वो उससे कहने लग जाती है कि तुम यहीं पर हो। तभी किन्यू कह रहा होता है कि अरे हुआंग जिंगमो तुम, और साथ ही उसे ग्रीट करने लग जाता है, ये कहती हुई कि देखो हम एक बार फिर से मिल गए। लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी आकर खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि जब मैं तुमसे उस दिन मिली थी, मुझे पता है कि तुम उस दिन पहले ही समझ चुके थे कि मैं एक वुमेन हूँ, तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि तुमसे इस बात को छुपाने की ज़रूरत है। और ये कहकर तुरंत ही वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर लेती है एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी लेडी ड्रेस के अंदर, जिसकी वजह से वो देखने में काफ़ी सही भी लग रही थी। फिर वो कहने लग जाती है कि अब तुम मुझे हुआंग जिंग कह सकते हो। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है कि मैं किन्यू, वैसे काफ़ी वक्त हो चुका है जब मैं आपसे पिछली बार मिला था। काफ़ी ज़्यादा वक्त बाद हम लोग दोबारा से एक बार फिर मिल रहे हैं, और इस पूरे ही वक्त में यहाँ पर वेची सिटी के अंदर मौजूद रहा। आपका क्या ख्याल है, आप कहाँ पर थी? तभी वो कह रही होती है कि वैसे मैं तो यहाँ पर अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए आई हूँ। वैसे उसे यहाँ पर श्वानजिन माउंटेन का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता। तो फिर मुझे लग रहा है कि शायद वो वेची सिटी के पास ही कहीं ना कहीं होगा। अब ये लोग ऐसे ही अपना रास्ता तय करते हुए जा रहे थे, जहाँ पर इन्हें काफ़ी वक्त लगता है अपने फाइनल रास्ते को ढूंढने के लिए, और इसी वजह से यहाँ दोनों का अच्छा खासा वक्त भी स्पेंड हुआ था। दोनों का साथ में ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक दूसरे के साथ। लेकिन अब वक्त आ चुका था। तभी हुआंग जिंग कह रही होती है कि अब मुझे यहाँ से दूसरे डायरेक्शन के लिए निकलना है, तो फिर तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? तभी वो कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ ब्लैक ड्रैगन पूल के पास जाना है, तो फिर मैं तो वहीं जाऊँगा। और कह रहा होता है कि मिस मैं तो साउथ की तरफ जा रहा हूँ अपनी कल्टीवेशन प्लेस को ढूंढने के लिए। तो ये सुनकर वो तो हमारा फेयरवेल कहने का वक्त आ ही चुका है एक दूसरे से, और तुरंत ही वहाँ से जा रही थी फ्लाई करते हुए। फिर कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूँगी कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये जो ब्लैक ड्रैगन पूल है वो साउथ की तरफ है, और यहाँ पर ये काफ़ी ख़तरनाक जगह भी है, तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल ही रहना। और कह रही थी कि किन्यू, उम्मीद करूँगी कि हम लोग जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। जिसके बाद किन्यू भी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पूल के लिए निकल जाता है। जैसे ही किन्यू इस जगह पर आता है तो वो डिस्कवर करता है कि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और साथ यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस भी रहेगी। तो फिर किन्यू यहाँ पर रास्ते में आगे बढ़ने लगा होता है। अल्टीमेटली आके उसे एक अच्छी जगह मिलती है, और ये खूबसूरत जगह उसे बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी। फिर वो कह रहा होता है कि अंकल फू, तो वो तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं। फिर किन्यू कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेट करने वाला हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो ब्लैक ड्रैगन पूल के बैंडिट्स हैं वो ज़रूर से ही आएंगे, और फिर तभी मैं यहाँ पर उसे अच्छे से टेस्ट भी कर पाऊँगा। ये सुनकर मिस्टर फू कह रहे थे कि हाँ सही है, लेकिन इस फॉर्मेशन को टेस्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरी एक बात सुन लीजिए। जिसके बाद वो कह रहे थे कि ठीक है हाँ बताइए। तो किन्यू को वो लेकर एक स्क्रोल देता है और कह रहा था कि ये जो आइटम है वो ओल्ड मास्टर के द्वारा ही छोड़ा गया था, और ये वो फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप फर्स्ट रियल्म के अंदर एंटर कर सकते हो। तभी यहाँ पर किन्यू इसे देखकर कह रहा होता है कि क्या ये किसी तरीके का वेपन है? तभी वो कह रहा होता है कि नहीं, आप इस स्क्रोल को देख सकते हो, इसके अंदर एक मैसेज है। जिसके बाद वो स्क्रोल को ओपन करता है तो उसके अंदर से काफ़ी लाइट रिलीज़ होती है, और आसपास काफ़ी एनर्जी भी रिलीज़ होने लगी थी। तभी यहाँ पर किन्यू एक अलग जगह पर आता है, और उसे यहाँ पर ओल्ड मास्टर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और कह रहा होता है कि सीनियर चेहुओ आप यहाँ पर आ गए हैं। तभी उनका होलोग्राम कह रहा होता है कि मेरे सक्सेसर, जब तुम इस स्क्रोल को हासिल करोगे तब यहाँ पर तुम एक सर्टेन लेवल की फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग को समझ चुके होगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहूँगा। फॉर्मेशन का ये जो ओशन है वो बाउंडलेस है, और इसके अंदर ढेर सारी फॉर्मेशन तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही इसका जो अल्टीमेट नेचर है वो अननोन रहा है, और उसको एक स्क्रोल दिखाते हैं जो कि काफ़ी भागों में बटा हुआ
हुआ था। वो कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो डिवाइन फॉर्मेशन होती है वो 3 रियल्म के अंदर डिवाइडेड है, ऐसा बाकी सारे लोगों का मानना है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक ऊपरी बात है, जबकि मुझे लगता है कि इसके 8 लेवल हो सकते हैं। साथ ही वो यहाँ पर एक स्क्रोल किनियो की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो फिर बाकी सारे भी धीरे धीरे करके किनियो की तरफ ही आने लगे थे। अब वो उससे कह रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पर इस 900 स्क्रोल ऑफ फॉर्मेशन को देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर समझ में आएगा कि इसके अंदर सारी फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशंस हैं। फिर सेकंड लेवल पर अगर तुम देखो तो फिर इसके अंदर हॉल के अंदर एंटर करने के लिए कुछ एंट्री लेवल वाली फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड लेवल पर जो फॉर्मेशन है उसके थ्रू तुम यहाँ पर अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करोगे। फिर फोर्थ लेवल पर जो आती है उसके बाद तुम एक मास्टर कंसीडर कर लिए जाओगे कि न्यू उन सारी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है। जबकि यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि मैंने भी यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट को रिफ़ाइन किया है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर कोई भी आर्टिफैक्ट को यहाँ रिफ़ाइन करना चाहते हो तो फिर तुम इनकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। एटलीस्ट तुम यहाँ पर 5th लेवल की फॉर्मेशन को समझना शुरू करो। जिसके साथ ही वो ये कह रहे थे कि एंटायर डिवाइन रियल्म के अंदर काफ़ी सारी ऐसी 5th लेवल की फॉर्मेशन है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इन फॉर्मेशन को सेटअप नहीं कर सकते, सिर्फ जो 6th लेवल की फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हैं वो ही यहाँ पर एक्सीड कर सकते हैं आगे। वैसे तो मेरे जानने में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से सीख पाया हो या फिर उसे आराम से सेटअप कर ले। अब रही बात 7 एंड 8 फॉर्मेशन की, तो फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं चियू मो सिर्फ एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि इन फॉर्मेशन को सेटअप कर सकता हूँ। अभी किन्यू जैसे ही सुनता है तो वो कह रहा था कि इंडीड आप वाकई में नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर हो। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि वाकई में ये चीज़ तो मानने वाली है। वेल तभी मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और 3rd लेवल की फॉर्मेशन के स्क्रोल हैं। और तभी यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि 3 और 4th लेवल के फॉर्मेशन स्क्रोल भी यहाँ पर मौजूद हैं। 12 जो है वो 15 लेवल की फॉर्मेशन के लिए स्क्रोल मौजूद हैं। इसके अलावा 98 6 लेवल की फॉर्मेशन के लिए हमने स्क्रोल रखे हैं। अब इतने सारे स्क्रोल्स किनियो को यहाँ पर प्रैक्टिस करने थे और साथ ही यहाँ पर अब जो 8 स्क्रोल था वो यहाँ पर किनियो के सामने आता है तो वो तो देखने में काफ़ी सिंपलर लग रहा था। किनियो कह रहा होता है कि ये तो सिर्फ 3 फॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड है। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है तो फिर इसके थ्रू क्या मैं यहाँ पर 7th क्लो लेवल फॉर्मेशन को यहाँ पर समझ सकता हूँ, क्या ये इतनी सिंपल है। तभी यहाँ पर मास्टर कहने लगे होते हैं कि मुझे पता था कि तुम इसके बारे में ज़रूर से ही कहोगे, लेकिन असल बात यह कि बाकी सारी फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं इसके कंपैरिजन में। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि इसके अंदर ज़्यादा फंस हो और मैंने इसे ऐसे ही रखा है। जिसके साथ ही वो उसे आगे एक्सप्लेन करते हुए कह रहे थे कि असल में ये फॉर्मेशन जो है जब तुम बाकी सारी फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही काफ़ी सिंपलर बनती जाएगी। मेरे दिल के अंदर यहाँ पर 8 लेवल की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कोई एंड नहीं है, मैं तो ऐसा समझता हूँ। और इसके अलावा भी 9th और 10th लेवल की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये मेरा बुरा लक है कि मैं इसके अलावा अब ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि तो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड नॉलेज उसको मिली है। फिर वो कह रहे थे कि असल में 8 लेवल की फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली एंड नहीं है। जिसके साथ ही वो ये कह रहे थे कि मेरे सक्सेसर, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी यहाँ पर मेरे नाम को आगे लेकर जाओगे और आगे भी नॉलेज को फर्दर सीख करोगे। जिसके साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और किन्यू कह रहा था कि ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई। तभी वो कह रहे थे कि आपने सिर्फ 20,000 ईयर के अंदर बहुत ही अच्छे से इस 3rd लेवल की फॉर्मेशन को तो सीख लिया है, और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सीखोगे। तभी किन्यू यहाँ पर अब उस डेडली फॉर्मेशन को बिछाने वाला था जो कि अभी उसने रिसेंटली ही सीखी है, क्योंकि उसको टेस्ट करना भी तो बाकी है। किन्यू उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर मिनी माउंटेन के अंदर चारों ही तरफ उसको फैला देता है। रात के समय देखते हैं कि 2 पर्सन जो थे वो बैंडिट्स होते हैं और वो यहाँ पर कुछ पहरेदारी करने के लिए आए हुए थे। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि वैसे यहाँ पर अपना विलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पर हो रहा है, लेकिन सडनली उनकी बातचीत के दौरान ही यहाँ पर कोई तो चीज़ आकर उनके ऊपर हमला करती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो वो इसे इग्नोर ही करते हैं और आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो लॉर्ड शियोंग हेई के बारे में बात करने लग जाते हैं कि लियू कियांग के द्वारा यहाँ पर लॉर्ड शियोंग हेई जो है वो सबसे ज़्यादा फेवर किए गए हैं और इसी वजह से उनके आगे कोई भी बोल नहीं पाता।
अब वो लोग आगे बढ़ते हुए कि स्टोन को डिस्कवर करते हैं और इसे देखकर वो चौंक चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो इस फॉरेस्ट के अंदर एंटर करे थे तब ये स्टोन वहाँ पर था और एक बार फिर से ये लोग उसी जगह पर आकर कैसे खड़े हो गए, क्या ये कोई इल्यूशन है। तभी दूसरा बंदा आगे आता है तो उसे वहाँ पर उसके पास एक स्नेक देखने के लिए मिलता है। ये देखकर तो वो घबरा जाता है और दोनों ही भागते भागते वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो भागते लगातार वो उस स्टोन के पास आकर रुकते और कह रहे थे कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पूल के अंदर आके इतना ज़्यादा बड़ा कांड करने की। जैसे जैसे लीव्स वगैरह या फिर कुछ भी यहाँ पर गिरता तो वो ऑटोमेटिकली स्नेक्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता और इसी वजह से इन लोगों को काफ़ी डर लग रहा था। अब उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइबल भागता हुआ आता है और कह रहा था कि लॉर्ड श्योंग है, यहाँ पर हमारे 6 टीम मेंबर्स जो हैं वो मिसिंग है साउथ की तरफ से, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी दूसरा पर्सन भी भागता हुआ आ रहा था और कह रहा था कि साउथ के अंदर किसी ने यहाँ पर हमारा जो माउंटेन है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है और वो यहाँ कियोस क्रिएट कर रहा है। ये सुनकर लॉर्ड श्योंग है काफ़ी भड़क जाता है कि आखिर उसकी जगह पर कौन ऐसा कर सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी था। अब हमें ब्लैक ड्रैगन पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोंग खड़ा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या करना है। तभी एक लेडी वहाँ आ रही थी और कह रही होती है कि आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो ब्रदर, मैंने सुना है कि लियो शुए यहाँ पर उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर है, क्यों ना हम उसको इनवाइट कर लें, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हमारी हेल्प कर सकता है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि लियो शुए वहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि मैं तो आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। और वो वहाँ पर गोंगसंग जिन नाम के एक बंदे को बुलाता है। गोंगसंग जिन ऑलरेडी रेडी था और कह रहा होता है कि मैं आपकी मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहूँगा। और ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर उसी मिनी माउंटेन के पास जहाँ पर वो बंदा अपनी पावर का यूज़ करते हुए सेंस कर लेता है कि यहाँ इंडीड किसी ने एक फॉर्मेशन बिछा रखी है। तभी यहाँ पर वो एक पर्सन को आगे बुलाता है और कह रहा था कि तुम यहाँ इसके अंदर जाओ और जाकर 10 स्टेप्स तक आगे जाना और फिर उसके बाद वापस आ जाना। और साथ ही एक रोप भी उसके बेली से बांध देता है क्योंकि वो उसे वापस खींच लेंगे। नेचुरली वो बंदा डर रहा होता है। फिर जैसे ही गोंगसन उसको गुस्से से देखता है तो वो कह रहा था कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। और फिर धीरे धीरे करके डरते डरते वो उसके अंदर चला ही जाता है। किन्यू भी यहीं खड़ा हुआ था और साथ ही वो ये कह रहा होता है कि ये इतने भी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर नहीं है जो कि यहाँ पर आए हैं कियोस क्रिएट करने के लिए। और किन्यू कह रहा होता है कि अब जब यहाँ आ चुके हो तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। और यहाँ पर अपने हेवनली स्टोन्स का यूज़ करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है। और हमें दिखाया जाता है दूसरा लड़का जो कि यहाँ पर अपनी 10 स्टेप को काउंट कर चुका होता है डरते हुए। और जैसे ही उसके 10 स्टेप काउंट हो चुके थे और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वो खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे वापस ले लो, 10 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन वो देखता है कि उसकी रोप तो टूट चुकी है और वो भागते हुए वहाँ से निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा क्योंकि बाहर रोप अधूरी ही आई थी। ये देखकर वो लड़का डर जाता है और कह रहा था कि लग रहा है कि एक इल्यूजन फॉर्मेशन है। इसे देखकर गोंगसन कह रहा होता है कि हाँ ये फॉर्मेशन इंडीड पावरफुल है, लेकिन बैक देन मुझे यहाँ पर इस डिवाइन रियल फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा पढ़ने का मौका मिला था। और जब मैं उस फॉर्मेशन को पढ़ पाया तब मुझे पता चला कि आखिर इसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है। वो कॉन्फिडेंट इनफ था। लेकिन किन्यू उसी वक्त यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन चारों ही तरफ बिछा देता है जिससे कि ये सारे के सारे उस पूरी फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके थे। और सभी इसके अंदर फंस के बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं क्योंकि सभी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उससे बाहर निकलने की, लेकिन अपनी अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ करते हुए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और हार के वहीं पर निराश होकर बैठ जाते हैं। जबकि गोंगसन को देखते हैं जहाँ पर उसके साथ ही कह रहा होता है कि आप यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो और मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो 3 तिलिस्मान को निकाल लेता है और उनका यूज़ करते हुए अपनी पावर को जैसे ही उनके अंदर इंजेक्ट करता है तो वो यहाँ एक जगह पर जाकर क्रैक डालने लगा था। लेकिन अब यहाँ पर वो देखता है कि क्रैक डालने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से किन्यू इस फॉर्मेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसके बाद तो अब यहाँ पर कुछ स्टोन्स भी आ जाते हैं किन्यू के पूरे कब्जे में। और किन्यू अब इन स्टोन्स को फेंकना शुरू करता है इन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से इनका ध्यान स्टोन्स के ऊपर चला जाता है। जबकि यहाँ पर ये बंदा काफ़ी आराम से एक बड़े ह्यूज स्टोन को काट भी देता है। गोंगसन के आगे भी एक स्टोन आ रहा था क्योंकि उसका ध्यान फॉर्मेशन में होता है तो वो इसे यहाँ पर रोक नहीं सकता था। उसी वक्त उसका साथ ही आकर उस स्टोन को हटाता है और कह रहा था कि ब्रदर गोंगसन प्लीज़ जल्दी करो।
गोंगसन उसकी बात मानते हुए यहाँ पर वापस से आगे जाता है इन सारे स्टोन से बचते बचाते, और इस बार वो यहाँ पर अपनी एक और पावरफुल फॉर्मेशन का यूज़ करता है जो कि इस जगह पर जाती भी है। लेकिन ये इल्यूजन फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि वो कुछ भी नहीं करता, जिसके साथ ही वो कह रहा था कि ये पर्सन वाकई में फॉर्मेशन में अच्छा है, फर्स्ट रियल्म को वो हासिल कर चुका, इस वजह से ही तो वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ कर रहा है। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं, वो अपने हाथ पे कट लगाता है और अपनी ब्लड ऑफ डिवाइन बीइंग गाइड का यूज़ करते हुए एक और तिलिस्मान का यहाँ पर यूज़ करता है। वो उसमें से काफ़ी तिलिस्मान को क्रिएट करता है, और इस बार जब ये ब्लड वाले तिलिस्मान ऊपर जाके इस फॉर्मेशन से टकराते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन धीरे धीरे करके पूरे ही तरीके से ब्रेक करने लग जाती है। लास्ट में वो एक और तिलिस्मान लगा देता है, जिसके बाद अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ होती है और अब वो फॉर्मेशन वहाँ पर टूट जाती है। जिसके बाद सारे ही लोग गोंगसन की तारीफ़ करने लगे थे, और वो कह रहा होता है कि अब हमें लॉर्ड शियोंग हेई के पास जाना चाहिए उसको बताने के लिए कि आपने कितना अच्छा महान काम किया है। लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि हाँ चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। अब जैसे ही वो कह रहा होता है कि चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं, तो फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से उनके सामने इल्यूजन आ चुका था, जिसे देखकर गोंगसन नहीं डर रहा था और कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम देखो मैं इसे कैसे ब्रेक करता हूँ। लेकिन इस बार जब वो इसे ब्रेक करने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अब किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फायर निकल रही होती है और गोंगसन उसकी चपेट में आके ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। अब जैसे ये लोग देखते हैं कि गोंगसन जो कि इतना पावरफुल है उसे अपनी पावर का यूज़ करने तक का मौका नहीं मिला और वो यहाँ पर डेड हो चुका है, तो सभी भागने लग जाते हैं और कह रहे थे कि हमें लॉर्ड शियोंग हेई को इसके बारे में बताना होगा। लेकिन एक एक करके सभी उस फायर की चपेट में आते जा रहे थे। किन्यू इसे देखकर कह रहा होता है कि थर्ड लेवल की किलिंग फॉर्मेशन की पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चलो खैर मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श देता हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर तुम कितने एक्सपर्ट्स और लेकर आ सकते हो। सो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।